वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी जो पॉलिटिकल साइंस सेक है सेमेस्टर 5 से बीए प्रोग्राम का योर लॉज योर राइट्स, इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दी गई है वहां पे आप वीडियो को देख लें। DU SOL और NC वेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ दिस यूनिट। यूनिट 1 हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे की जितनी भी जो हमारी यूनिट्स हैं वो मैं आपको जल्द से जल्द करवा दूंगा। द टॉपिक इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन इंडिया। मैं आप सभी को कुछ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी के साथ, जो कि है आर्टिकल 14। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमें बताता है आर्टिकल 14। एंड द इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के आगे सभी को बराबर समझा जाए। This provision does not discriminate anybody merely based on status, position, rank. Whosoever commits any crime is liable of punishment irrespective of status, positions and rank. आप चाहे किसी भी स्टेटस पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी रैंक पे हो, इस ये जो आर्टिकल 14 है, आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसके बेसिस पर, स्टेटस और पोजीशन और रैंक के बेसिस पे। ओके, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो। The equal protection of laws suggests that every person enjoys the protection of laws without adverse discrimination or special treatment. सभी को लॉज के लिए मतलब भाई हर कोई, मतलब आप ये मान के चलिए कि एवरी पर्सन एंजॉयज द प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19(1). द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ये जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, इसकी फ्रीडम देता है। दीज राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक राइट्स, और ये हम सभी के बेसिक राइट्स हैं, ठीक है। हम बोल पाए, हम रह पाए कहीं पे भी, हम कहीं पे भी असेंबल हो पाए, ये नेचुरल राइट्स भी हैं। The sub-clauses 2 and 6 of the Article 19 restrain these rights by laws। लेकिन इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, किसी के साथ कुछ भी कर दें। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं हर राइट्स के साथ, ओके, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। फिर आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। This provision of the Constitution ensures some protection against conviction for offences. According to this provision, a person is convicted of an offence only when the act charged against him or her was considered as an offence under law on the date of the commission of the act. आर्टिकल 22 हमें ये यहाँ पे हमें ये बताता है कि गारंटीज दैट नो पर्सन शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ट्वाइस फॉर द ब्रीच ऑफ सेम क्राइम। अगर आप सेम क्राइम कर रहे हो, एक ही क्राइम के लिए आपको दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, दो बार आपको पेश नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर, ओके। और आगे आपको मैं बताता हूँ क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर वेरी पावरफुल राइट्स। भाई ये तो हमें चाहिए चाहिए, जिंदगी नहीं होगी तो क्या होगा। आर्टिकल 21 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय अ लॉ। हर किसी को अपनी एक पर्सनल लिबर्टी मिलनी चाहिए। 21 जो आर्टिकल है वो हमें दो राइट्स देता है कि राइट टू लाइफ हम जी पाए, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ओके, ये दो बातें याद रखनी है आपको। फिर आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। Protection against arrest and detention in certain cases. Number 1, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed। बिना इसकी इंफॉर्मेशन उसको दिए उसको कभी भी आप कस्टडी के लिए नहीं ले जा सकते। As soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। भाई किसी को भी अगर आप कहते हो इसने ये क्राइम किया है,
तो सबसे पहले तो बिना आप उसको इन्फॉर्म किए उसको कस्टडी में डिटेन नहीं कर सकते हो, और उसको पूरा राइट है कि वो अपने लिए वकील कर सकता है, एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है जो कि उसको डिफेंड करेंगे। Article 22 of the Constitution empowers individuals against unlawful arrest and detention by the state. So every arrested person should be produced in the nearby magistrate within 24 hours. जिस भी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। एंड उसके बाद है कि द राइट नॉट टू बी डिटेन्ड इन द कस्टडी बियॉन्ड दैट पीरियड अनलेस द कोर्ट सैंक्शन इट, और आप कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, यानी कि पुलिस वाले। प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये हमें ये बताता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि आप किसी से भी बेगार नहीं करवा सकते, फोर्सफुली कोई ऐसा लेबर से रिलेटेड काम नहीं करवा सकते जिसके आप उसको पैसे भी ना दो। सो ये एक जो है ऑफेंस है, ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए आपको दंड मिलेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। सो द प्रोविजन इन द आर्टिकल प्रोहाइब्स फोर्स्ड लेबर, बेगार एंड ट्रैफिकिंग। कहीं भी ऐसा होता है तो आपको पूरी सजा मिलेगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 empowers citizens to invoke writs to protect their constitutional rights। आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपका कोई भी ऐसा राइट है जो कि आपको लगता है छीना जा रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the fundamental rights of the citizens steps up to protect the rights by order of writ of habeas corpus। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारा गार्जियन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश करता है कि उसके सिटीजन्स, यानी कि जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, इसमें क्या बताया गया है? द फंडामेंटल ड्यूटीज एनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट पनिशेबल फॉर इट्स वायलेशंस। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑप्शनल, आप अगर करना चाहो अपनी ड्यूटी तो ठीक है, नहीं करनी तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको अपने ट्राई कलर फ्लैग का सम्मान करना है, इंडिया का हमारा जो नेशनल एंथम है उसका सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है। कूड़ा कचरा आसपास दिखता है तो उसको कहीं डस्टबिन में फेंक देना है। ये कुछ ऐसे अच्छी बातें होती हैं जो कि सोसाइटी को बेटर बनाती हैं, पर इसको कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप जबरदस्ती नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दें। ये आपके अंदर की बात है भाई, अगर आप चाहते हो तो दो, नहीं चाहते तो मत दो, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब हम इंडिया के अंदर पुलिस के बारे में पढ़ते हैं। पुलिस हायरार्की में आप अगर देखोगे अलग अलग पोस्ट होती हैं, ठीक है, इनके अलग अलग काम होते हैं। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, एसआई, ठीक है, डी और आपके डीसीपी, एसएचओ, क्या होता है ये सब मैं आपको बताता हूँ। द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है अपने स्टेट में। टू डील विद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स द स्टेट्स टेक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे डू इट प्रोसीजरली थ्रू पुलिस एंड कोर्ट सिस्टम्स, और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाता है? पुलिस और कोर्ट्स के द्वारा। In this direction, the state's prime duty is to arrange the police structure in a hierarchical way to deal with basic law and order situation at the ground level। और स्टेट की ड्यूटी होती है कि अपने स्टेट में पुलिस स्ट्रक्चर को अरेंज करना एक हायरार्किकल वे में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। आगे देखते हैं। इन द हायरार्की ऑफ पुलिस सिस्टम इन द स्टेट, किसी भी स्टेट में जो पुलिस सिस्टम की हायरार्की होती है उसके अंदर सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, डीजीआई। डीजीआई टॉप पे होते हैं। Who bears all responsibility regarding the overall administration of the police, जिनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिलो द रैंक ऑफ डीजीआई, डीजीआई से नीचे आते हैं, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। डीजीआई से नीचे आते हैं एसपी, ठीक है। इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपने डिस्ट्रिक्ट में अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी डीएम। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंडर में ये काम करते हैं, ठीक है। एसपी अपने एरिया की लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। In the cities, the commissioner of police heads the police system with deputy commissioner of police in the district level। कोई भी जो बड़ा शहर है वहां पे क्या होता है? पुलिस कमिश्नर होता है, वहां का मेन मुखिया, और वो उनके अंडर में जो है
डीसीपी काम करते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल और इन द पुलिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे जब आप आते हो तो एसएचओ आ जाते हैं। हर पुलिस स्टेशन का एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है जिसको हम एसएचओ कहते हैं, जो अपने एरिया की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। आगे देखते हैं। द पुलिस स्टेशन इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राइमरी यूनिट होती है वो पुलिस स्टेशन होती है। इसके बाद और ऊपर बढ़ते जाते हैं जहां पे कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया जाता है। द एसएचओ इज द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है उसको एसएचओ कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। द एसएचओ एक्सरसाइजेस पावर टू मेक अरेस्ट एंड कंडक्ट सर्चेस अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एसएचओ के पास पावर है अरेस्ट करने की, और कोई भी सर्च को अगर स्टार्ट करना है, कोई भी खोजबीन करनी है तो वो कर सकते हैं। In a democratic country like India, the prevalence of rule of law corroborates, ठीक है, all areas of life. Following this, police also acts accordingly the provisions of Police Act and CRPC. And violation of these rules by police leads to liable punishments under law. अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो भाई आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। Nobody is above law. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। According to the Police Act 1861, the police officer found breaching of his duties is liable to fine up to 3 months of pay or imprisonment of to 3 months or both. अगर कोई पुलिस वाला अपना काम सही से नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है और 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, या फिर दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द कोर्ट्स। कोर्ट्स के बारे में समझ लेते हैं अब हम। द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया फंक्शंस इन अ हायरार्किकल वे। हमारे इंडिया में एक हायरार्की चलती है कोर्ट्स की, जुडिशरी की। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, ठीक है, इस तरीके से चलता है। एंड सबसे जो हाईएस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं के डिसीजन अल्टीमेट होते हैं। इट कैन रिव्यू इट्स ऑन डिसीजंस एंड जजमेंट्स इफ इट फील सो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अपना जजमेंट और डिसीजन कोई उनको चेंज करना है तो वो रिव्यू कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स ऑपरेट एट द टॉप इन द कोर्ट सिस्टम इन स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर सबसे ऊपर जो कोर्ट सिस्टम में होता है वो हाई कोर्ट होता है। बिलो हाई कोर्ट्स वी हैव लोअर कोर्ट सच एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, और हाई कोर्ट से नीचे फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आ जाती हैं, मिडिल कोर्ट्स आ जाती हैं सेशन लेवल पे जिनको सेशन कोर्ट कहते हैं। सो इस तरीके से पूरी हायरार्की है। मोस्ट ऑफ द पीपल डील विद द लोअर कोर्ट्स। ज्यादातर लोगों के मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जाते हैं और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आर द प्राइमरी लेवल कोर्ट। सबसे प्राइमरी कोर्ट जो होती है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। आपको पता है ना, पुलिस वाले को सबसे पहले कहाँ आपको प्रोड्यूस करना होता है भाई, मजिस्ट्रेट के आगे, और जो भी क्राइम्स होते हैं उनको देखती है। द मजिस्ट्रेट कोर्ट कंटेन्स मजिस्ट्रेट्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। और मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर अलग अलग रैंक के मजिस्ट्रेट्स होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सो उनको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कहते हैं। इन रूरल एरियाज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आर कॉल्ड मुंसिफ्स। ठीक है, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को मुंसिफ्स कहा जाता है। मजिस्ट्रेट्स हु ऑपरेट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर नोन एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कहते हैं। The judicial magistrates are hierarchically ranked and classified as chief judicial magistrates, additional judicial magistrates and subdivisional magistrates. So magistrates जो होते हैं वो अलग अलग रैंक के होते हैं। एक तो होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर आते हैं एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर आते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। These magistrates are appointed by the High Court. हाई कोर्ट इनको अपॉइंट करता है। The chief judicial magistrate enjoys supreme power in the hierarchy of district level court. District level court पे सबसे ऊपर chief magistrate होते हैं। The chief judicial magistrate exercises power to guide, supervise and control all other judicial magistrates in the district. जितने भी judicial magistrates हैं वो सभी इसी के अंडर में काम करते हैं। Apart from the above said courts and magistrates, that each state of India is empowered to establish at least one session division for which the state must establish a court of sessions to be presided over by a judge appointed by High Court. The High Court also appoints additional sessions judge and assistant session judge. तो High Court ये भी काम करता है भाई। The purpose of establishing session courts depend on the nature of crime in which person are involved and tried for sentences. क्राइम का नेचर कैसा है इस पे डिपेंड करता है।
The sessions judge or additional session judge hold the power to give verdicts on all kinds of criminal offense. किसी भी तरीके का criminal offense हो, additional session के जो judge होते हैं वो अपना verdict दे सकते हैं. They can also give death sentence to criminal और मृत्यु दंड भी दे सकते हैं subject to confirmation of the high court. अगर high court की confirmation मिल जाती है तो. In case of assistant sessions judge, they are not entitled to pass judgments on death sentence. अगर हम बात करें असिस्टेंट सेशन जज की तो वो कभी भी जजमेंट नहीं दे सकते डेथ सेंटेंस के ऊपर. लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर्स, तो ये काम नहीं कर सकते भाई असिस्टेंट सेशन जज. अब अगला टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. The Indian Penal Code IPC 1860, the Dowry Prohibition Act 1961, the Protection of Civil Rights Act 1955, the Prevention of Food Adulteration Act 1954, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes SC/ST Act 1989, the Indian Evidence Act and the Code of Criminal Procedure 1973. Most importantly, the Code of Criminal Procedure CRPC deals with the criminal laws. इसी के अंदर ज़्यादातर क्रिमिनल लॉज लिखे हुए हैं. प्रोवाइडिंग रूल्स फॉर क्रिमिनल कोर्ट्स एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट एंड द प्रोसीजर फॉर होल्डिंग ट्रायल्स एंड इंक्वायरीज, सारे लॉज सीआरपीसी में लिखे हुए हैं. Highlighting the role of public prosecution, the Law Commission of India from time to time gives impression about the effectiveness of the agency of public prosecution. Public prosecution. Public prosecution is most vibrant aspect of criminal justice administration in India. The role of public prosecutor is important to provide criminal justice. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम यही होता है कि क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करना. पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट्स प्रोसिक्यूशन इन द क्रिमिनल ट्रायल ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. स्टेट के बिहाफ पे ट्रायल कौन कंडक्ट करता है? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है. The purpose of criminal trial being to determine the guilt or innocence of the accused person. The duty of the public prosecutor is not to represent any particular party. जो public prosecutor होते हैं वो किसी भी पार्टी को, किसी भी पक्ष को प्रेजेंट नहीं करते, वो सिर्फ स्टेट को प्रेजेंट करते हैं, वही उनका काम है. द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन हैज टू बी कंडक्टेड विद अटमोस्ट फेयरनेस, ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से हो सके. हिज ड्यूटी कंसिस्ट ओनली इन प्लेसिंग all the available evidence, ठीक है, irrespective of the fact whether it goes against the accused or helps him. भाई सारे जितने भी एविडेंस हैं, ठीक है, उसको मतलब अच्छे से देखना और उसके बाद देखना कि भाई ये ना तो एक्यूज्ड को हेल्प करता हो ना उसके अगेंस्ट हो, बिफोर द कोर्ट इन ऑर्डर टू एड द कोर्ट इन डिस्कवरिंग द ट्रूथ, ताकि कोर्ट को अच्छे से अच्छे सच पता चल सके. The Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005 provides for the establishment of a Directorate of Prosecution comprising a Director of Prosecution and Deputy Directors of Prosecution appointed by the state government. So the Director of Prosecution will be working under the administrative control of the head of the department in the state. फिर आता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड द रोल एंड फंक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स. यहाँ पे भी बताया जाता है द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंडर इज द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव विच इज कैरिड आउट थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ये काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है. विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. And desecration to withdraw from prosecution is that of the public prosecutor and that of none else, and he cannot surrender this desecration to anyone. The government may suggest to the public prosecutor to withdraw a case, but it cannot compel him, and ultimately the desecration and judgment of the public prosecutor would prevail. The public prosecutor may withdraw from prosecution not only on the ground of paucity of evidence but also on other relevant grounds in order to further the broad ends of public justice, public order and peace. So ये सारे कुछ काम है भाई, रोल एंड फंक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इट. कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी. फीचर्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, कैसे ये पूरा मतलब चलता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले क्या होता है, पुलिस स्टेशन में कोई अपनी कंप्लेंट लेके जाता है तो पुलिस वाले पहले ये देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है. ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि कॉग्निजिबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल क्या होता है. द क्राइम कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड इफ पुलिस नो अबाउट इट फ्रॉम इट
ओन सोर्सेज। देखो, एक तो कंप्लेंट से भाई कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, या अगर पुलिस को खुद पता है किसी सोर्स से पता चला है तो इन्वेस्टिगेशन होती है। दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। द सीआरपीसी एम्पावर्स पुलिस ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट डायरेक्टली द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एंड अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे ही वो हो सकता है काम उस पे। द टास्क ऑफ द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू एग्जामिन द विटनेसेस एंड द स्टेटमेंट्स फ्रॉम देम। पुलिस वाले का यही काम होता है कि जितने भी विटनेस हैं उनको देखना और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी लेना। और कोई काम नहीं होता प्राइमरी स्टेज पे पुलिस वाले का, ना किसी को मारना, ना किसी को कूटना, ना किसी को जेल में डालना। पहला काम जो है एक पुलिस वाले का वो यही होता है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए एक आईओ अपॉइंट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और वो उस केस के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है। जो विटनेस हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स मिलती हैं उनको लिखते हैं वो, और फिर वो इनको ये इंश्योर करना होता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर क्या होता है, इन केस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर 24 घंटे तक अरेस्ट करने के अंदर अंदर भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी दैट द पर्सन कैन बी रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। तो भाई उनको, जो भी बंदे को पकड़ा है उसको रिमांड में ले जाया जाता है जुडिशियल कस्टडी में, यूजुअली फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए। Following the remand period, provided the investigation is complete, the police can file a charge sheet according। अगर भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है रिमांड के बाद तो चार्ज शीट को फाइल करना होता है पुलिस स्टेशन द्वारा या पुलिस द्वारा। द पावर टू सर्च, सीज एंड अरेस्ट। सो लॉज जो है हमारे, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, यानी कि जो पुलिस स्टेशन में आईओ होता है, ठीक है, उसको ये पूरी पावर देता है कि वो हर तरीके से खोजबीन, सर्च वगैरह सब कर सकते हैं, किसी भी चीज को सीज कर सकते हैं और किसी भी चीज से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ एन अक्यूज्ड इज नॉट ट्रेसेबल ही इनिशिएट्स प्रोसीडिंग इन द कोर्ट फॉर गेटिंग हिम डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर जो बंदा दोषी है वो मिलता नहीं है तो पुलिस वाले कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट से ये कहलवा सकते हैं कि ये बंदा जो है ये भागा हुआ अपराधी है, तो फिर उसको फिर ढूंढने के लिए काम शुरू हो जाता है। द एब्सोल्यूट पावर टू अरेस्ट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन मिसयूज्ड बाय पुलिस इन लॉट ऑफ केसेस। बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि पुलिस के पास जो ये पावर होती है अरेस्ट करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो इस बार मतलब इसका बहुत मिसयूज भी होता है। द अरेस्टेड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। जो भी बंदे को अरेस्ट किया जाता है उसको पूरा अधिकार है ये पूछने का कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है। द रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड अबाउट द अरेस्ट। जो भी उस बंदे के घर वाले हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बताना बहुत जरूरी है। और कहाँ से उसको डिटेन किया गया है, कहाँ से उठाया गया है, ये भी पता होना चाहिए। और जितनी भी डिटेल्स होती हैं अरेस्ट की, ये सब पुलिस की डायरी में लिखना जरूरी है। फिर अगला काम होता है एंटीसिपेटरी बेल एंड बेल आफ्टर अरेस्ट। सो एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? Once a person is arrested by police, the first thing that a police officer should do is to inform the grounds of arrest। जब किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस का पहला काम होता है कि उसको बताना क्यों गिरफ्तार किया गया है। एंड टू प्रोड्यूस बिफोर द सीनियर ऑफिसर और अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और उसका अगला काम होता है मजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे से पहले पहले पहुंचाना। जो बंदा गिरफ्तार हो रहा है उसका भी राइट होता है कि अपना मेडिकल करवा सकता है, वो अपना मेडिकली जितना भी एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो उसकी डिमांड कर सकता है। बेल इज अ राइट ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग द पेंडिंग ट्रायल। जो बेल है वो इसका मतलब होता है कि ये आपका राइट है। अगर आपका ट्रायल चल रहा है तो आप बेल के लिए आप भाई आगे मतलब अपनी अर्जी लगा सकते हो। बेल्स आर अवेलेबल बोथ इन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस। चाहे आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, आपको बेल मिल जाती है। इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, जिन केसेस में बेल मिल जाती है वहां पे तो बेल आपका राइट है। लेकिन जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है वहां पे आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये देखिए, बेल जो है वो सॉट इधर बाय द पर्सन और इज रिलेटिव्स बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट। आपके पर्सन द्वारा या मतलब आपको कोई जानकार हो या आपके द्वारा ही आप बेल के लिए अर्जी लगा सकते हो। However, in case of non-bailable offenses, section 437, अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है, गुनाह किया है जिसकी बेल भी नहीं मिलती, सो बेल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ राइट। अगर आप कोई ऐसा जुर्म करके आ रहे हो जहां पे बेल नहीं मिलती तो वहां पे आपका ये अधिकार नहीं है बेल का। ये फिर पावर हो जाती है मजिस्ट्रेट के पास कि मजिस्ट्रेट चाहता है तो ही आपको बेल मिलेगी, अदरवाइज आपका राइट खत्म हो जाता है बेल का।
द एंटिसिपेटरी बेल इज प्रोवाइडेड बाय लॉज टू अ पर्सन बिफोर एन अरेस्ट इज मेड। गिरफ्तारी से पहले जो बेल दी जाती है उसको एंटिसिपेटरी बेल कहा जाता है। इफ अ पर्सन फील्स दैट a possibility is arising imminently of arrest because some other individuals have been arrested in the same case, then person can apply for anticipatory bail। अगर कोई ये समझता है कि कोई मेरे को गिरफ्तार करवाना चाहता है, मेरे पे झूठा आरोप लगवा रहा है या मेरे को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल के लिए कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। रिलीज ऑन रिमांड एंड लिमिटेशन ऑफ प्री ट्रायल डिटेंशन। द एक्यूज पर्सन आफ्टर हिज अरेस्ट इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, एंड सेक्शन 167(1) एम्पावर्स इन दिस केस टू रिमांड द एक्यूज फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आगे रिमांड के लिए भेजा जा सकता है। द पावर टू रिमांड सेटिस्फाई टू थिंग्स। दो बातें होती है रिमांड की। इट enables the police officer to get the accused by his physical presence before the magistrate and second, fixing the remand period for 60 and 19 days for minor and major offenses. The law allows the person to get bail within the pending period of investigation. The stage of trial। अब इसमें क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या करता है कि एक चार्जशीट को फाइल करता है और उस केस को ट्रायल स्टेज के लिए भेज दिया जाता है। इन ट्रायल स्टेज द टास्क बिफोर द मजिस्ट्रेट इज टू डिटरमाइन द गिल्टी और कन्विक्शन ऑफ द पर्सन। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज क्लासिफाइड द ट्रायल बेस्ड ऑन ऑफेंसेस इनटू समन केस एंड वारंट केस। एक तो समन केस होते हैं जहां पे समन दिया जाता है, बुलाया जाता है, ठीक है, और एक होता है वारंट केस जिसमें आपके अरेस्ट के वारंट आते हैं, जहां पे फिर आपका आगे प्रोसीजर चलता है, ट्रायल चलता है। The section 6 of CRPC guides each state to establish courts in hierarchical order। सेक्शन 6 जो है सीआरपीसी का वो ये कहता है कि कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना है हायरार्किकल ऑर्डर में, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। दीज कोर्ट्स ऑपरेट डिफरेंटली अकॉर्डिंग देयर जुरिसडिक्शंस। और ये कोर्ट अलग अलग अपने काम के हिसाब से फिर वो काम करेंगी। राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी। अगर किसी बंदे को लगता है कि एक जुर्म के लिए उसको बार बार उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या उसको मतलब पनिश किया जा रहा है, तो ये उसका राइट है कि वो उसके लिए आवाज उठा सकता है। ये उसका राइट है। एक किसी ने जुर्म कर दिया, उसकी सजा मिल गई, तो सेम जुर्म पे दोबारा उसको सजा नहीं मिल सकती। और उसके बाद है राइट टू लीगल एड। हर बंदे को अधिकार है कि वो अपना वकील कर सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्टेट आपको फ्री लीगल एड भी देता है, तो ये आपका राइट है। द स्टेज ऑफ सेंटेंसिंग। द थर्ड स्टेज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर इज द सेंटेंसिंग, गिविंग जजमेंट। अब ये जजमेंट की स्टेज आती है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सेंटेंसिंग टू एन एक्यूज्ड इज इंटरप्रेटेड एज अ जुडिशियल प्रोसेस इन विच द मजिस्ट्रेट टेक्स इनटू अकाउंट मेनी रीजनेबल फैक्ट्स। मजिस्ट्रेट सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटीज के क्या व्यू है, इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द सोशलाइजिंग इंपैक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फैसला सुनाया जाता है। द सीआरपीसी हैज फिक्स्ड सबस्टेंटिव पनिशमेंट फॉर ईच काइंड ऑफ ऑफेंस एंड द टास्क ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिक्लेयर sentence to an accused is a reflection of the provision of the law in which court follows reformative sentencing। आगे बढ़ते हैं अब हम। राइट टू प्री सेंटेंस हियरिंग। सो द सेक्शंस 235(2) and 248(2) of the CRPC has granted statutory, ठीक है, recognition to the accused to be heard in the matter of sentence. Under Article 21 of the Constitution of India has provided the accused person which the Supreme Court has asserted the right to life and personal liberty। भाई ये Article 21 है हमारा, जो कि हमें जीने का अधिकार देता है। Such a provision ensures the right of the accused to say in the matter of sentence and discloses personal facts as necessary part of individualization of punishment। उसके बाद आता है अगला जो स्टेप है वो है पार्डन, कम्यूटेशन एंड रिमिशन ऑफ सेंटेंसेस। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ह्यूमन राइट्स की बात भी जरूर होती है। आपने चाहे कितना भी कोई ऑफेंस किया हो, एट द एंड ह्यूमन राइट्स वाली बात बीच में आ जाती है। जो स्टेट के हेड होते हैं, चाहे गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उनके पास एक राइट होता है पार्डन का, यानी कि किसी की भी सजा को माफ करना। हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट के पास ये पावर है
कि कोई भी अगर किसी को सजा सुनाई गई है तो उसको माफी मिल सकती है। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया हो, मृत्यु दंड दे दिया हो, फांसी की सजा सुना दी हो, उसको भी प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर, कैबिनेट से बातचीत करके। आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट सेंटेंस और प्रिजनाइजेशन स्टेज, ये हमारे लास्ट स्टेज होती है भाई। इसमें क्या होता है कि पूरा बता दिया जाता है कि भाई क्यों अरेस्ट हुआ था बंदा, क्या इसके ऊपर आरोप थे, क्या हमने अपना फैसला सुनाया है, कोर्ट सब कुछ बता देता है। और जो फिर उसको प्रिजन में डाला जाता है, जेल में डाला जाता है। प्रिजन जो होता है हमारा, वहां पे ये देखा जाता है कि भाई मतलब थोड़ा सा रिफॉर्म हो उस बंदे में। उसको जब वहां पे डाला जाता है, ठीक है, तो थोड़ा उसको इस तरीके से रखा जाता है, कस्टडी सेफ हो उसकी, वो अंदर मर ना जाए प्रिजन के अंदर, एंड रिफॉर्मेटिव कस्टडी होती है, ठीक है। और ये सारी बातें होती है लास्ट की, जब भाई कोर्ट सुना देती है सजा, तो भाई उसके बाद लास्ट जेल ही होती है, फिर वो केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो यही होता है भाई, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेज होती है, यही इसके अंदर बता रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लास्ट अभी आप ये चीज और पढ़िए, दीज स्टेजेस आर प्रोसीजरली कंसीडर्ड एज फीचर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। यही हमारा पूरा प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कैसे स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन से मामला और एंड में जेल तक पहुंचता है, इसके बीच में ये बातें होती हैं। ये आपके पेपर में भी सवाल आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।